एक ही प्रार्थना है कि फांसी देने से पहले हमारी माँ गुजर जाए, उसके बाद मुझे फांसी दे देना। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी डाकू को देखा है? क्या कभी आपका सामना जंगल में किसी डाकू से हुआ है? हम यहाँ पर असली डाकू की बात कर रहे हैं, फिल्मों वाले डाकू की नहीं। यकीन मानिए, अगर आपका सामना किसी डाकू से हुआ होगा तो वो दिन आपको आज तक याद होगा। खैर, कल्पना कीजिए अगर जंगल में आपका सामना किसी खूबसूरत लड़की से हो जाए, लेकिन वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि डाकू हो, तो फिर आप क्या करेंगे? डाकू की कहानी सुनने में जितनी दिलचस्प लगती है, असल में वो कहानियां उससे भी ज्यादा डरावनी होती हैं। भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे डाकू पैदा हुए हैं जिन्होंने बंदूक की नोक पर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स की नाक में दम कर दिया। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई डाकू तो इतने खतरनाक हुआ करते थे कि वो आम जनता ही नहीं बल्कि पुलिस वालों का भी कत्ल कर देते थे। दोस्तों, आपने गब्बर सिंह का नाम तो जरूर सुना होगा। एक ऐसा डाकू जिसके नाम से आसपास के 50 गांवों की जनता कांपती थी। इन डाकुओं की नजर जिस गांव पर पड़ जाती थी, वो गांव रातों रात वीरान हो जाता था। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे डाकू भी हुए हैं जो लूटपाट करने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए डाकू बने थे, और उन्होंने ऐसा आतंक मचाया कि सरकार भी उनके नाम से कांपती थी। दोस्तों, चंबल के बीहड़ में देखने में जितने सुनसान और शांत लगते हैं, दरअसल उनके पीछे उतनी भयानक कहानियां छुपी हुई हैं। चंबल का यह पानी बाहर से देखने पर भले ही बिल्कुल शांत नजर आता हो, लेकिन इसके अंदर एक मचलते तूफान की दास्तां छुपी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उन महिला डाकुओं से मिलने के लिए जिन्होंने अपने जमाने में एक तरफा राज किया। फूलन देवी। शुरुआत करते हैं एक ऐसी महिला डाकू से जिसका नाम सुनकर बड़े से बड़े मर्द भी घर में छुप जाया करते थे। लड़की होने के बावजूद फूलन देवी ने चंबल के बीहड़ों में एक तरफा राज किया। अब आप सोच रहे होंगे, भला ये लड़की डाकू कैसे बन गई? आखिर क्या हुआ था इसके साथ? दोस्तों, फूलन देवी की कहानी सुनने से पहले दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि फूलन देवी की कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। वैसे हम आपको बता दें, फूलन देवी के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम बैंडिट क्वीन है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट बॉक्स में बताना। जहाँ एक तरफ बचपन में लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती नजर आती है, वहीं फूलन देवी की शादी बचपन में ही करा दी गई, और वो भी एक बुजुर्ग आदमी के साथ। उस आदमी ने फूलन देवी को इतना तड़पाया कि फूलन देवी की रगों में खून की जगह शोले बहने लगे। दोस्तों, हम आपको आगे जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपक जाएंगे। इस छोटी सी बच्ची के साथ उसके बुजुर्ग पति ने न जाने कितनी बार बलात्कार किया, और हद तो तब हो गई जब इतनी छोटी सी उम्र में फूलन देवी के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया। फूलन देवी अपने दर्द को दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर बताती रही, लेकिन उन्हें कहीं पर भी न्याय नहीं मिला, और एक दिन दर्द ने भी उनका दामन छोड़ दिया और उनकी आंखों के आंसू सूख गए। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में बंदूक उठा ली। फूलन देवी के अंदर नफरत की ऐसी आग लग चुकी थी कि उन्होंने राजपूत समाज के 22 लोगों का कत्ल कर दिया, और इस घटना के बाद फूलन देवी ने चंबल के बीहड़ों का सहारा ले लिया। यहाँ दिन ब दिन उनकी गैंग बढ़ती गई, और उसके बाद फूलन देवी का नाम चंबल के सबसे बड़े डाकुओं में गिना जाने लगा। फूलन देवी ने पूरे 11 साल तक चंबल के बीहड़ों में राज किया, लेकिन इसके बाद साल 1983 में इंदिरा गांधी ने फूलन देवी के सामने समर्पण का प्रस्ताव रखा। जिल्लत भरी जिंदगी जीते जीते फूलन देवी और उनके सारे साथी थक चुके थे, इसलिए फूलन देवी ने सरकार के सामने मांग रखी कि आत्मसमर्पण के बाद उनके किसी भी साथी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही फूलन देवी के किसी भी साथी के साथ मारपीट जैसी घटना नहीं की जाएगी, और किसी को भी 8 साल से ज्यादा वक्त जेल में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा भी फूलन देवी ने कई शर्तें रखी, और अंततः सरकार ने उनकी शर्तें मान ली और फूलन देवी के साथ उनके सभी साथियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब फूलन देवी और उनकी गैंग ने आत्मसमर्पण किया था तो वहां पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस और बड़े बड़े नेता मौजूद थे। मतलब फूलन देवी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। इसके बाद उन्हें 11 साल तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया और अपनी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया और वो लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी। इसके बाद वो दोबारा चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई, मगर 1 साल बाद फिर से लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने अपने पॉपुलैरिटी को साबित कर दिया। लेकिन साल 2001 में शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। हम आपको बता दें, उस वक्त फूलन देवी मिर्जापुर से सांसद थी। शेर सिंह राणा का दावा था कि वो राजपूतों का रखवाला है और फूलन देवी ने 22 राजपूतों का मर्डर किया था, इसलिए उसने बदला ले लिया।
तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर फूलन देवी कौन थी, सीमा परिहार। दोस्तों जब भी हम सीमा नाम का शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में एक मासूम सी लड़की का चेहरा आ जाता है, लेकिन आज हम आपको जिस लड़की की कहानी बताने वाले हैं उसके बाद आप सीमा नाम सुनते ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सीमा परिहार एक ऐसा नाम जिसे डाकुओं की रानी कहा जाता था। आपने फिल्मों और टीवी में कई लड़कियों को डाकू बनते देखा होगा, लेकिन सीमा परिहार की कहानी उनसे भी ज्यादा डरावनी है। जिन जवानी के दिनों में लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप करके घूमती है, उस जवानी में सीमा परिहार कंधे पर बंदूक और कमर में कारतूस बांधकर घुमा करती थी। लेकिन सीमा परिहार बचपन से ऐसी नहीं थी। बचपन से वो भी दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल मासूम थी, लेकिन 13 साल की उम्र में कुछ डाकुओं ने उन्हें अगवा कर लिया और अपने साथ ले गए। लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि डाकुओं ने सीमा परिहार के साथ कुछ भी गलत नहीं किया और धीरे धीरे सीमा परिहार को भी डाकुओं के साथ रहने में मजा आने लगा और एक दिन उन्होंने भी बंदूक उठा ली और इसके बाद आतंक का दूसरा नाम सीमा परिहार बन गया। सीमा परिहार के ऊपर 70 से ज्यादा मर्डर और अपहरण के मुकदमे दर्ज है, लेकिन 2000 का वक्त आते आते सीमा का मन बीहड़ की जिंदगी से भर गया और उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद सीमा परिहार मशहूर टीवी सीरियल बिग बॉस में भी कंटेस्टेंट के तौर पर दिखाई दी, जहां उन्होंने अपनी पूरी कहानी साझा की। पुतली बाई को पहली महिला डाकू बनने का दर्जा दिया गया। कहा जाता है कि इससे पहले चंबल की घाटी में कोई भी महिला डाकू नहीं हुआ करती थी, लेकिन पुतली बाई ने सबसे पहले बंदूक उठाई थी। दर्शन पुतली बाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और अपना घर चलाने के लिए वो नाचने का काम किया करती थी। दरअसल नाचने से पहले पुतली बाई का नाम गौहर बानो हुआ करता था, लेकिन बाद में उनका नाम पुतली बाई पड़ गया। एक बार की बात है, जब पुतली बाई नाच रही थी तभी वहां पर सुल्ताना डाकू आ गया। हालांकि सुल्ताना डाकू ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और आराम से बैठकर पुतली बाई का नृत्य देखने लगा। इसके बाद सुल्ताना डाकू को पुतली बाई का नृत्य इतना पसंद आया कि वो पैसे देकर पुतली बाई को नाचने के लिए बुलाने लगा और ऐसा करते करते सुल्ताना को पुतली बाई से इश्क हो गया। पुतली बाई की जिंदगी वैसे भी गई गुजरी थी, क्योंकि हर रोज सैकड़ों मर्द उसकी तरफ बुरी नजरों से देखते थे। इसलिए पुतली बाई ने सुल्ताना डाकू के साथ बीहड़ में जाने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और फिर सुल्ताना डाकू की मौत हो गई। सुल्ताना डाकू के मरने के बाद उसकी गैंग ने पुतली बाई को गिरोह का मुखिया घोषित कर दिया। इसके बाद पुतली बाई भी अपनी गैंग के साथ लूटपाट, अपहरण जैसे मामले को अंजाम देने लगी। इसी दौरान एक बार उनका सामना पुलिस से हो गया और दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। इस मुठभेड़ में पुतली बाई के हाथ में गोली लग गई, लेकिन उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए पुलिस का सामना किया और अपनी जान बचा ली। उनके साथियों ने वापस बीहड़ों में ले गए, लेकिन गोली लगने के बाद उनका हाथ चला गया। लेकिन अंततः 1956 में पुलिस ने पुतली बाई का एनकाउंटर कर दिया। पुतली बाई का एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन जब भी चंबल के इतिहास में डाकुओं का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले महिला डाकू पुतली बाई का नाम ही आएगा, कुसुमा नैन। इस महिला डाकू को लेडी किलर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कुसुमा नैन कोई ऐसी वैसी डाकू नहीं थी, बल्कि अपने दुश्मनों की आंखें निकाल लेने वाली इस महिला डाकू का नाम सुनकर चंबल के बीहड़ थर थर कांपते थे। कुसुमा नैन के घोड़े जब अपनी गैंग के साथ बीहड़ से बाहर निकलते थे तो आसपास के सभी गांवों में सन्नाटा छा जाता था। जब फूलन देवी ने 22 राजपूतों की हत्या की थी, उसके बाद ही कुसुमा नैन ने 14 मल्लाहों की बेरहमी से हत्या कर दी, यहाँ तक कि 2 मल्हारों की आंखें निकाल ली। कुसुमा की दहशत इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि उसके ऊपर जस्सू सम्राट फक्कड़ का हाथ था। फक्कड़ की गैंग कुसुमा का समर्थन किया करती थी, इसीलिए किसी में भी कुसुमा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। सभी डाकुओं की तरह कुसुमा नैन को भी अंततः समझ में आ गया कि बीहड़ों में रहकर पूरी जिंदगी नहीं काटी जा सकती, और इसलिए फक्कड़ के साथ कुसुमा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। रेणु यादव का नाम भी महिला डाकुओं में लिया जाता है। हालांकि रेणु यादव जानबूझकर डाकू नहीं बनी थी, बल्कि उनका अपहरण कर लिया गया था। डाकुओं के गिरोह ने रेणु यादव का अपहरण कर लिया और उनके परिवार से फिरौती मांगी, लेकिन उनका परिवार गरीब था इसलिए पैसे नहीं दे पाया और रेणु यादव को डाकुओं के साथ ही रहना पड़ा। डाकुओं के साथ रहते रहते वो भी डाकू बन गई। हालांकि मौका मिलते ही वो अपनी गैंग छोड़कर वापस आ गई और उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, महिला डाकुओं का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन उनकी दहशत की कहानियां सदियों तक गूंजती रहेंगी। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि कोई भी मर्द या औरत अपनी मर्जी से डाकू नहीं बनते, बल्कि हालात और मजबूरियां उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। फूलन देवी के साथ जो हुआ, उसने उन्हें बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि डाकू बनने के बाद इन महिलाओं की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं हुई होगी। खैर, डाकू बनने के बाद इन महिलाओं की जिंदगी कैसी भी रही हो,
हमें कमेंट करके बताइएगा आप अपनी नजरों में क्या राय रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।